हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास में हम अरावली पर्वत के बारे में समझेंगे, जो कि हाल फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। अरावली पर्वत को सरकार काटने का या फिर काटने छाटने हटाने का आदेश दे रही है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो अरावली पर्वत है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अरावली पर्वत का विस्तार सबसे पहले हम जान लेते हैं मैप के थ्रू। तो ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान है, ये गुजरात है। ठीक है, तो इतने हिस्से में आप समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये हरियाणा है, ये हरियाणा है, हरियाणा और दिल्ली से लेके पालनपुर, जो कि गुजरात में पड़ता है, पालनपुर तक अरावली पर्वत का विस्तार है। और यहाँ राजस्थान का जयपुर, अजमेर, उदयपुर, ये सब जो जिले हैं इसके अंतर्गत आते हमें देखने को मिलते हैं। अरावली जो पर्वत है वो विश्व का सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। कभी किसी समय पूर्व में इसकी जो ऊंचाई है वो हिमालय पर्वत से भी अधिक हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसकी जो ऊंचाई है उसमें हमें कमी देखने को मिली है। इसका विस्तार जो है वो दिल्ली से गुजरात तक 700 मीटर फैला हुआ है। कितना? 700 मीटर, जिसे हरी दीवार के नाम से भी जाना जाता है। अब अवशिष्ट पर्वत, ये जो अरावली पर्वत है, अरावली जो श्रेणी है, इसका जो निर्माण है अपशिष्ट पदार्थों से या अपशिष्ट जो अपरदन से मिलकर बना है। फिर बात करते हैं इसकी जो मतलब ये कब कितना पुराना है, तो ये लगभग 2 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का निर्माण बाद में हुआ है, लेकिन अरावली पर्वत का निर्माण उसके पहले कई वर्षों पहले से हुआ है। तो अरावली जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत से भी पुराना पर्वत है। फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, ये इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसकी जो सबसे जो सर्वोच्च शिखर है उसके लिए हम माउंट आबू नाम से जानते हैं। क्या? माउंट आबू, जिसकी मुख्य रूप से ऊंचाई कितनी है? जिसकी मुख्य रूप से ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। फिर इसके जिलों के बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बताया जयपुर, अजमेर, उदयपुर, ये सब जो जिले हैं ये इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। अब इसका पारिस्थितिकी महत्व क्या है? पारिस्थितिकी महत्व समझते हैं आप? पारिस्थितिकी महत्व, इसका जो पारिस्थितिकी महत्व है वो है जलवायु नियंत्रक। जलवायु नियंत्रक कैसे नियंत्रित करता है जलवायु को? पहले जलवायु नियंत्रक, जलवायु कैसे नियंत्रित करता है? आप देख रहे हो ये अरावली का विस्तार है और अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल है और अरावली के जो पूर्वी भाग है उसमें जो उत्तर का विशाल मैदान पाया जाता है। यदि आप सोचें, आप एक बार सोच के देखें कि यदि अरावली पर्वत ना होता तो जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार यहाँ तक भी हमें देखने को मिल सकता था। तो ऐसे ही ये जलवायु का नियंत्रण करता है। तो जलवायु, अरावली का जो पूर्वी भाग है उसमें जलवायु अलग है, उसकी जलवायु एक प्रकार से अच्छी जलवायु है, जैसे ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी हमें वहाँ देखने को मिलती है। लेकिन जो अरावली का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ आप देखेंगे कि रेगिस्तान है, ना तो हम फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, ना वहाँ पर वनों की अधिकता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो फिर ये जलवायु का नियंत्रक है। दूसरे नंबर पे आते हैं जल विज्ञान की रीढ़। जल विज्ञान की रीढ़ आप ऐसे समझें कि जब ये यहाँ से मानसून भारत में प्रवेश करता है तो पर्वतों से टकराकर, और चूंकि पर्वत पे बहुत वन पाए जाते हैं और जिस स्थान पे वन होंगे अधिक वहाँ पे बरसात तो स्वतः ही होगी अधिक, तो ये जल विज्ञान की रीढ़ भी है। इसी कारण से यहाँ पे वर्षा अधिक होती है और अरावली पर्वत के जिस हिस्से में वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु अच्छी होती है, मतलब वहाँ की जलवायु सम होती है। और जिस स्थान पे नहीं जाएगी, मतलब वर्षा नहीं होगी, तो स्थान की जो जलवायु है
वो हमें सही देखने को नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ का भाग देखें तो यहाँ पे थार का मरुस्थल देखने को मिलता है, जहाँ जो एक प्रकार से मरुभूमि है, कोई काम की भूमि नहीं है। और फिर दिल्ली जो एनसीआर है, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उसके लिए अरावली पर्वत का एक दूसरा नाम दिया गया है हरे फेंफड़े। हरे फेंफड़े क्यों दिया गया है? यहाँ पे जितनी भी हमें वन संपदा देखने को मिलती है उन्हीं के कारण दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बाकी जो उत्तर का विशाल मैदान है उस क्षेत्र में जो ऑक्सीजन और समान जलवायु में देखने को मिलती है वो अरावली पर्वत का ही योगदान है। इसलिए हरे फेंफड़े इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरे फेंफड़े। फिर बात करते हैं हम इसकी ऐतिहासिक महत्व की। ऐतिहासिक महत्व समझें, इसका ऐतिहासिक महत्व कैसा है? ऐतिहासिक महत्व आपने देखा होगा कि जो पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हुआ करते थे उन पे अपना जो है महलों का निर्माण करते थे ताकि दूसरे जो राज्य के राजा हैं वो उन पर आक्रमण इतनी आसानी से ना कर सकें। तो राजस्थान का जो अरावली पर्वत है उसमें मुख्य रूप से हमें कुंभलगढ़ का महल और रणथंभौर का महल देखने को मिलता है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। ठीक है, तो ऐतिहासिक धरोहर में ये सब आ जाएगा। फिर वन्य जीवों का अभ्यारण्य, कांटेदार वनों का घर इसे कहा जाता है। और वन्य जीव में जैसे तेंदुआ, सियार, नीलगाय और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक धरोहर में अरावली पर्वत का कितना अधिक महत्व है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि चौतरफा हमला क्यों अरावली पर्वत पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। ऐतिहासिक महत्व में महल तो आप लिख सकते हैं कुंभलगढ़ और रणथंभौर। यूनेस्को में शामिल। वन्यजीव सरिस्का टाइगर रिजर्व। आदि हमें इसकी ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये अरावली जो पर्वत है इस पर चौतरफा हमला क्यों किया जा रहा है, क्यों सरकार को जो है अरावली पर्वत को मिटाने की सरकार ने ठान ली है। चौतरफा हमला क्यों, क्या जरूरत है इस पे इतना हमला करने की, इसको मिटाने की, इसको इसकी जगह से हटाने की? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अवैध खनन। क्या? अवैध खनन। क्या होता है अवैध खनन? अवैध खनन के अंतर्गत आप देखेंगे कि लाइसेंस नहीं होता लोगों के पास लेकिन फिर भी वो पर्वत को काट छांट रहे हैं। और आप देखते हैं कि अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान में एक मुख्य रूप से, और राजस्थान की जो संगमरमर और जो क्वार्टजाइट जो चट्टानें हैं उनका मुख्य रूप से विशेष महत्व है। आप देखेंगे कि जो मूर्ति और जो विशाल भवन मंदिर बनाए जाते हैं तो वो जो पत्थर मंगाए जाते हैं तो वो राजस्थान से मंगाए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को लोग बेचते हैं और बेच के जो अपना लाभ अर्जित करते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको नुकसान हो रहा है। तो अवैध खनन भी इसका एक मुख्य हम मान सकते हैं बिंदु है। फिर दूसरे नंबर पे आता है शहरीकरण। शहरीकरण इतना बढ़ता जा रहा है और शहरीकरण इतना मात्रा में लोग बढ़ाने की सोच रहे हैं, सरकार बढ़ाने की सोच रही है कि ये अरावली पर्वत को इसकी स्थान से हटाकर यहाँ पे शहरीकरण किया जा रहा है। पहाड़ी को जो काट कर सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, एक अच्छे रिसोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, लोग ऐसी भावना अपने अंदर रख रहे हैं। तो और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं शहरीकरण। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा में क्या है, जैसे सड़क निर्माण। आप समझ रहे हैं
ये जो अरावली जो पर्वत है, इसको काट छाट कर हम यहाँ पे सड़क निर्माण की सोच रहे हैं। सरकार का ऐसा मानना है कि इसको छांट कर, अरावली पर्वत को हटाकर यहाँ पे हम सड़कों का निर्माण करें, राजमार्ग का निर्माण करें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो, औद्योगिक विभिन्न उद्योग धंधों का निर्माण करें। सरकार का ऐसा मानना है। चौथे नंबर पे क्या है? कानूनी खामियां। क्या होती हैं कानूनी खामियां? कानूनी खामियां, तो आप देखें जो कानूनी खामियां हैं उनके अंतर्गत क्या आता है? भूमि को बंजर बताकर वन कानून से बचना। मतलब जो सरकारी या कानूनी जो खामियां हैं उनका ये मानना है कि ये स्थान, इसकी जो भूमि है उसको हम बंजर बता दें और बंजर बताकर उसकी जो कानून है उनसे बचा जाए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी इंसानी कीमत के बारे में, कि जो ये अरावली पर्वत है ये लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। तो हम बात करते हैं इंसानी कीमत। इंसानी कीमत या फिर लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की आजीविका, लोगों का स्वास्थ्य। तो अरावली पर्वत का क्या महत्व है लोगों के जीवन में? अरावली पर्वत का जो महत्व है वो विशेष महत्व है। पत्थर के उड़ने से सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं। आप ये समझें कि जैसे ही हम अरावली पर्वत को काटते हैं तो पत्थरों के जो छोटे छोटे कण वो हवा के साथ बहते हैं, और जब वो हवा के साथ बहते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। और आप समझें कि सिलिकोसिस नामक गंभीर बीमारी की चपेट में हम आ सकते हैं। तो ये एक इसका मुख्य कारण है। स्वास्थ्य, सिलिकोसिस बीमारी। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि जो अरावली पर्वत के अराउंड, मतलब अरावली पर्वत के आसपास जितने भी लोग निवास करते हैं तो वहाँ के लोगों का जो जनजीवन और जीविका का आधार है वो अरावली पर्वत ही है। अरावली पर्वत से वनों से लोग लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं और पशुपालन भी कर सकते हैं, अपने पशुओं को वहाँ चारागाह स्थापित कर सकते हैं, जिससे उनकी आजीविका और उनके दैनिक जीवन का पालन आसानी से हो सकता है। तीसरे नंबर पर हम देख सकते हैं यदि अरावली पर्वत को हटाया जाए तो यहाँ पे भीषण गर्मी हमें देखने को मिलेगी। वैसे भी यहाँ पे सूखा पड़ता ही है, लेकिन अरावली पर्वत को काटने छांटने के बाद आप देखेंगे कि जल का जो संकट है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। वहाँ पे सूखा जैसी आपदा का प्रकोप हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 2025 के सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्या आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहले तो उनका मानना है, उनने अरावली पर्वत की एक नई परिभाषा दी है। कैसी परिभाषा? उनका मानना है, आप यहाँ पे ये समझें कि जैसे ये अरावली पर्वत है तो उनका मानना है कि जो 100 मीटर का अरावली का जो हिस्सा है उसी को अरावली माना जाए, बाकी किसी भी हिस्से को अरावली नहीं माना जाए। लेकिन सरकार के मानने से क्या होता है, यदि आप भी बताएं ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पर्वत का जो शिखर है और यहाँ जो गिरिपद है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हिस्से को पर्वत का नाम देते हैं कि नहीं? देते हैं। लेकिन सरकार का मानना ये है कि यहाँ पे जो इतना हिस्सा है, मतलब जो 100 मीटर है, केवल उसी को अरावली माना जाए, बाकी को हम काट छाट के अलग कर सकते हैं और मनमाने तरीके से जो कुछ हमें करना है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या सरकार का मानना है, उसका प्रभाव जो वैज्ञानिक के अनुसार अरावली के लगभग 90% हिस्से कानूनी सुरक्षा कवच हटा देगा, उनका मानना है। और वैज्ञानिक तरीके से उनका मानना है कि अरावली का जो लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से उनका कवच हटा देंगे। मतलब अरावली पर जितना भी उनका
जो है नियंत्रण है या जो कानून है वो हम पूर्ण रूप से अलग कर देंगे। तो सबसे पहले इनका क्या मानना है कि 100 मीटर तक मात्र अरावली है, बाकी नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब हमने आपको बताया यही कि ये जो पर्वत है इसको पूरा नहीं मान रही है सरकार कि ये पूरा ही अरावली पर्वत है, केवल पर्वत के इतने ऊपर वाले हिस्से को अरावली का नाम दे रही है। तो आप खुद बताएं कि यहाँ जो नीचे से लेकर ऊपर तक का जो पर्वत का जो विस्तार है, हम उस पूरे को अरावली पर्वत माने कि नहीं माने? अरावली का जो पर्वत है, यदि आप इसके नीचे वाले हिस्से को काट छाट देंगे या उसे हटा देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो उसको मानने से कोई मतलब नहीं है कि यदि आप 100 मीटर के हिस्से को बस पर्वत माने तो मतलब तो वही होगा कि आप पूरे हिस्से को काट कर छांट कर फेंकना चाहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे एक कठोर नियम द्वारा पर्वतमाला के एक बड़े हिस्से को कानूनी रूप से हटा दिया गया है। एक सरकार द्वारा एक कठोर नियम बनाया गया जिसके जो अरावली पर्वतमाला है उसके एक बड़े हिस्से को काट छांट कर अलग कर दिया गया है, कई स्थानों पर बेच दिया गया है और भी उसका जो कुछ हो सकता है वो किया गया है, लेकिन जो अरावली पर्वत है उसके एक बड़े हिस्से को लगभग हमने काट छांट कर फेंक दिया है। फिर आप ये भी समझें कि राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत जी, उनका मानना है कि ये जो नियम जो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में जो नियम बताए हैं, उनका मानना है कि यह अरावली के लिए मृत्यु वारंट है। आप समझ रहे हैं? उनका मानना है, आप दूसरे नंबर पे यहाँ लिख लें कि 90% हिस्से पर कानूनी सुरक्षा हटाना। फिर आप देखें कि जो राजस्थान के जो पूर्व सीएम हैं उनका मानना है यह है अरावली के लिए मृत्यु वारंट है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान, इनका ये मानना है कि ये सब जो नियम जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2025 में आदेश में दिए गए हैं, ये नियम सारे के सारे नियम ये अरावली के लिए एक मृत्यु वारंट का काम करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जो अरावली जो पर्वत है उसको जो सरकार ने आदेश दिए हैं कि ये सब किया जाए, तो हम बात करते हैं कि अरावली को कैसे बचाएं। आप ये भी समझें कि अरावली को कैसे बचाया जा सकता है। कैसे बचाएं? कैसे बचाया जा सकता है अरावली पर्वत को? व्यापक तरीके से वृक्षारोपण करके। जितने हिस्सों को हम काट छांट चुके हैं या फिर अरावली के जितने भी हिस्सों को हम जितने भी हिस्सों के जो वृक्ष हैं, जो वनस्पति है जिसको अलग कर दिया गया है, काट छांट दिया गया है, उस इलाके में हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके ही अरावली पर्वत को बचाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे लिखें व्यापक वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्षों को लगाकर अरावली पर्वत को बचाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे है जागरूकता। कैसी जागरूकता? तो आप इसे समझें कि खुद भी जागरूक हों और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए भी हम जागरूक करें,
ताकि जो अरावली पर्वत जो है हम उसे बचा सकें और सही गलत का निर्णय कर सकें कि अरावली पर्वत को छांटना या हटाना सही बात है या फिर हमारे ही भविष्य के लिए हमें खतरा उत्पन्न करने वाला है। तो इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए और आप जागरूक हों और आपके साथ वालों के लिए भी जागरूक करें, ताकि हम वनस्पति और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ न करते हुए उसकी रक्षा कर सकें। 30 नंबर पे है सख्त कानून। सख्त कानून। एक बात आप खुद सोचें कि जिस चीज़ की या जिस धरोहर की रक्षा सरकार नहीं करेगी तो उस धरोहर की रक्षा कैसे की जा सकती है। यदि हमारे संविधान में कोई कानून है कि यदि हमें संविधान से प्राप्त अधिकार हैं कि हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता बोलने के लिए, और यदि नहीं होता तो फिर हमें कोई भी रोक सकता था, हम नहीं बोल सकते स्वतंत्र रूप से। ऐसे ही सख्त कानून बनाएं, वनों के विस्तार के लिए भी सख्त कानून बनाएं, उनको बचाने का भी प्रयास किया जाए। ऐसे कानून हमारे पास होने चाहिए, तभी जाकर हम अरावली पर्वत की रक्षा कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर में सतत विकास मॉडल। आप ये समझें कि सतत विकास मॉडल क्या होता है। सतत विकास मॉडल क्या होता है। सतत विकास मॉडल एक ऐसा मॉडल सरकार को बनाना चाहिए जो कि सतत विकास के ऊपर काम करे। लगातार ऐसा ना हो कि एक साल विकास हो जाए दूसरे वर्ष में विकास ना हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखे सरकार, ताकि पर्यावरण को भी हानि ना हो और विकास भी होता जाए। इसके बीच में हमें संतुलन बनाना चाहिए, तभी हम जाकर अरावली पर्वत की रक्षा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में कि आज की जो वीडियो है उसमें हमने क्या समझा और उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो उसका निष्कर्ष आप समझें। निष्कर्ष चुनाव हमारा। जनता जो चाहे वो कर सकती है, केवल हमें जागरूकता की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि हमारा चुनाव क्या है, और ये सब समझने के बाद हमें क्या निष्कर्ष मिला। ठीक है, तो पत्थर का ढेर नहीं, मतलब ये जो अरावली पर्वत है ये एक पत्थर का ढेर नहीं है मात्र। ये इसके निर्माण में हमने आपको बताया कि कई वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है, और इसका निर्माण जो है एक मतलब निक्षेप अपरदन से हुआ है। ठीक है, तो जो अरावली जो पर्वत है ये केवल एक पत्थर का ढेर नहीं है, उत्तर की जलवायु का और फिर जो वहाँ पे जो मानव निवास करते हो उनकी जीवन की गारंटी भी है। आप देखेंगे कि जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसी के कारण यहाँ की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर अधिक से अधिक लोग निवास कर सकते हैं। आप देखिए कि थार के मरुस्थल में ज़्यादा लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पे ना जल की पूर्ति आसानी से हो सकती है, ना हम वहाँ पे फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, ना ही हम वहाँ पे एक ऐसी जलवायु विकसित कर सकते हैं, और ना ही हमें वहाँ पे एक ऐसी जलवायु देखने को मिलती है जो हमारे रहने के अनुकूल हो। तो आप देखिए कि उत्तर के विशाल मैदान या अरावली का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें बहुत लोग, बहुत मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो जनसंख्या निवास करती है तो इसी के जीवन की गारंटी अरावली पर्वत हमें देता है। और जो अरावली जो पर्वत है वो केवल एक पत्थर का ढेर नहीं है, इसलिए भी हमें अरावली पर्वत को बचाना है। फिर विकास व पर्यावरण एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, और एक दूसरे के पूरक होते होते ही उनको काम करना चाहिए, ना ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और सतत विकास की प्रक्रिया लगातार होती रहे। इस पर हमें काम करना चाहिए, इस पर हमें जोर देना चाहिए, ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें और विकास की एक सतत प्रक्रिया का निर्माण कर सकें और अरावली के विस्तार को बढ़ा सकें, और भावी जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए हम अरावली पर्वत का संरक्षण कर सकें। फिर आप ये भी समझें कि 2 अरब वर्ष पूर्व, आप समझ रहे हैं, 2 अरब वर्ष पूर्व जो एक धरोहर अरावली पर्वत के रूप में हमारे सामने आज है, उसके लिए हम भविष्य के लिए संरक्षित करें। और ये हमारा ही दायित्व है कि हमारे देश की या हमारे विश्व की, हमारी पृथ्वी की, हमारे पर्यावरण की जो धरोहर है उसकी रक्षा हमें ही करनी है, हम ही उसकी रक्षा कर सकते हैं।
एक एक लोगों से मिलकर ही हम उनको जाके समझा सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। इस बारे में हम उन्हें जानकारी दे सकते हैं कि अरावली पर्वत का जो महत्व है वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। आप एक बात समझें कि ना हम मध्य प्रदेश के हैं, ना हम छत्तीसगढ़ के हैं, ना हम गुजरात के हैं, ना हम बुंदेलखंड के हैं, ना हम बघेलखंड के हैं, और ना ही हम मालवा के पठार से निवास करते हैं। हम केवल भारतीय हैं, और भारत की रक्षा करना और भारत की जितनी भी धरोहर हैं उनकी रक्षा करना हमारा ही दायित्व है। तो हमें ही रक्षा करनी चाहिए, और जब हम ही रक्षा करेंगे तो फिर कोई भी उस धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं। और ये सब आपके लिए जानकारी इसलिए दी गई है ताकि आप अरावली पर्वत के जो विस्तार है और उसके परिचय और उसके महत्व सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, और उसके लिए कुछ अपना योगदान दे सकें, ताकि अरावली पर्वत को काटने छांटने और मिटाने से हम उसको बचा सकें। इसलिए आज की वीडियो का हमारा यही लक्ष्य था। आप ज़रूर हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास सबसे पहले जाके पहुंच जाए। धन्यवाद।